बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर डेली मेल के हवाले से, शरीफ खानदान ने जो झूठ बोला वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और लंदन से असल और बड़ी खबर क्या है, ये आज हम दो टोक में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान ने नए आर्मी चीफ के मुतालिक पहली दफा क्या पैगाम दिया, ये पैगाम भी दो टोक के सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने हमारी खबर की तस्दीक करते हुए क्या मौकिफ अपनाया है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आया हुआ है डेली मेल को लेकर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी बीरबल हैं इस वक्त छलांगे मार रहे हैं। और यह मौकिफ अपनाया जा रहा है कि शायद उन्हें बरतानिया से इंसाफ मिल गया, उन्हें इंटरनेशनल सादिक और अमीन का जो लकब दिया गया था, आज उसके ऊपर मोहर वो लगा दी गई है। लेकिन आज साहब, हकीकत कुछ और है। और जिस अंदाज में यह अदालत से बाहर मामला तय पाया, यानी मुकमुका करके इस केस को खत्म कर दिया गया है, ऐसी ही तवक्को की जा सकती थी। जी, ऐसी ही तवक्को की जा सकती थी राजा साहब शरीफ खानदान से। यहां पर तो इन्होंने पूरे मीडिया को मैनेज करके ये नैरेटिव बनाया है कि शहबाज शरीफ से चूंकि माफी मांग ली डेली मेल ने, तो अब शहजाद अकबर और इमरान खान साहब भी शहबाज शरीफ से माफी मांग ले। लेकिन असल कहानी हमें जरा बताएं तफसील के साथ कि क्या वाकई इस केस में शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। बरी करने से मुराद कि क्या ये केस इस तरह से इसका कोई फैसला आया है कि शहबाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, या अदरवाइज अदालत से बाहर कोई मुकमुका की बुनियाद पर सेटलमेंट हुई है। देखिए, पहले तो किसी अदालत से कोई फैसला नहीं आया, और ये जो कहा गया है मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से कि जनाब बरतानिया में ट्रायल चला है। राय साहब, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, कहीं पर भी इस मामले को उठाएं, मुनाजरा करा लें। बरतानिया में इस केस के हवाले से कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई शहादतें, कोई विटनेसेस, कोई कुछ नहीं किया गया। पहली तो ये बात ही गलत है, और जो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये हम बताते चले कि कोई ट्रायल नहीं हुआ और केस अदालत से बाहर दोनों फरीकान के दरमियान सुलह कहें, मुकमुका कहें, एक एग्रीमेंट के तहत इसे खत्म कर दिया गया। एक जो कलेक्शन छापी गई है डेली मेल के अंदर, उनकी वेबसाइट के ऊपर, वो क्या लिखते हैं, मेल ऑन संडे के रिपोर्टर की तरफ से लिखा गया, और ये अल्फाज बहुत ही अहम है क्योंकि इन अल्फाज के अंदर कहीं पर भी इस पूरे केस के हवाले से माफी का तस्करा नहीं है। राय साहब, शहबाज शरीफ साहब का नाम नैब की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इस्तेमाल किया गया अखबार के आर्टिकल के अंदर। उसके ऊपर अखबार ने कहा कि हम इसकी करेक्शन कर रहे हैं क्योंकि नैब के अंदर कोई केस मौजूद ही नहीं था, और इसलिए हम उसके ऊपर तस्हीह करते हुए एक अपॉलॉजी रेंडर कर रहे हैं। यानी इस मामले की हद तक कहा गया, वो भी सिर्फ बरतानवी फंड्स के हवाले से, वो भी बरतानवी फंड्स के हवाले से 3 साल पहले डिफेंड का, तो जी बिल्कुल केसेस थे, बिल्कुल नैब के केसेस थे, बरतानवी फंड्स के हवाले से कोई केस नहीं था। यह जुमला कहा गया। अब मुझे बताएं कि कहां के ऊपर अपॉलॉजी का मामला आ गया। और फिर देखिए पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, यह केस हुआ क्या है। डेली मेल ने एक एविडेंसेस की एक लंबी लिस्ट है ना अदालत में पेश की थी। आपको याद होगा 13 तारीख थी, 13 दिसंबर तक इन्होंने रिप्लाई देना था। शहबाज शरीफ के वकला ने, अली इमरान के वकला ने। राय साहब, रिप्लाई नहीं आया। राबिया इमरान के अकाउंट में पैसे गए, अली इमरान के अकाउंट में पैसे गए, नुसरत बेगम के अकाउंट में पैसे गए, खानदान के बाकी लोगों के अकाउंट्स में पैसे जाते हैं। तस्करा किया गया एविडेंसेस की शक्ल के अंदर। कोई जवाब आया? कहां लिखा हुआ है इस अपॉलॉजी के अंदर कि अली इमरान के हवाले से भी हम माफी मांगते हैं, राबिया इमरान के हवाले से भी हम माफी मांगते हैं, और हम नुसरत बेगम के हवाले से भी, जो शहबाज शरीफ साहबा की अहलिया हैं, उनके हवाले से भी माफी मांगते हैं। इसका मतलब यह हुआ है साहब कि अपॉलॉजी नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। तो जो इल्जाम डेली मेल की तरफ से इस पूरे खानदान पर लगाए गए वो स्टैंड कर रहे हैं, और जहां तक शहबाज शरीफ का नैब का मामला था उसके हवाले से उन्होंने एक अपॉलॉजी और करेक्शन कर ली। अब देखें, पाकिस्तान के मीडिया के अंदर यह कहा गया कि जनाब देखें, एक ट्रायल हुआ और उस ट्रायल के नजरिए के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो सुरखरू हो गए और इस केस के अंदर जीत गई। पहले दिन से ही मैं आपको एक बात बताऊं कि यह केस, शहबाज शरीफ साहब बरतानिया आए,
ताकि सियासी तौर पर इससे फायदा पहुंचाया जा सके। ये जो खबरें लग रही है ना पाकिस्तान के अंदर, राय साहब, सियासी तौर पर फायदा पहुंचाने के लिए तमाम मामला जो है वो आगे बढ़ाया गया। अब मामला यहां पर केस की हद तक क्या है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होती क्या है, ये बहुत ही अहम चीज है हमारे सुनने वालों के लिए। राय साहब, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ये है कि दो पार्टीज के दरमियान एक नुक्ता ऐसा है जिसके ऊपर इख्तलाफ पाया जाता है, एक तनाजा था, और वो अदालत में चले जाते हैं। अदालत से बाहर बैठकर दोनों पार्टीज ये फैसला करती हैं कि यार हम अदालत से बाहर ही इसका फैसला कर लेते हैं, आप अपने नकात हमें बता दें, आप और हमारा नुक्ता नजर जो है आप सुन लें। और जहां पर दोनों पार्टीज तस्लीम कर लें एक दूसरे के नुक्ते को, तो वो केस खत्म हो जाता है। यानी अदालत के ट्रायल की शक्ल में कोई फैसला आने के जरिए जो है ये केस खत्म नहीं हुआ, ये आउट ऑफ द कोर्ट के जरिए जो है, सेटलमेंट के जरिए इस केस को खत्म किया गया। यानी उन्होंने अब ये अपना जो एग्रीमेंट है अदालत में जमा करवा दिया। अदालत अब ये कहेगी कि दोनों पार्टीज खुद ही से एक नतीजे पर पहुंच गई और उन्होंने मुकमुका कर लिया, सुलह कर ली, लिहाजा इस केस को खारिज किया जाता है। तो लिहाजा बरतानिया की अदालत में ना ही कोई केस चला, ना ही कोई अदालत का फैसला आया, और ये इंटायरली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की गई है। अब इसमें एक इंतहाई अहम नुक्ता राय साहब ये भी है कि अब तक मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन के करीब पाउंड्स के करीब खर्चा आ गया दोनों पार्टीज का। और यह नुक्ता इंतहाई अहम इसलिए भी है कि डेफेमेशन के केसेस के अंदर कॉस्ट बढ़ती है। आपने किसी वकील से चिट्ठी भी लिखवानी हो ना, तो उसको अभी बाकायदा तौर पर चार्ज कर लिया जाता है। अब ये कॉस्ट बढ़ रही थी, और अगर 13 तारीख के बाद शहबाज शरीफ के वकला ये कहते कि हम इन एविडेंसेस से इनकार करते हैं, तो फिर ये केस राय साहब आगे चलना था, और ये 1 मिलियन पाउंड जो है ये 2.5 मिलियन तक भी जा सकता था। यानी रकम जो है बढ़ती जाती और डेफेमेशन केस से वो आगे निकल जाता। तो लिहाजा ये एक आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके इस मामले को जो है वो खत्म किया गया। अब राय साहब, इसमें एक नुकता अहम ये भी है कि अली इमरान का नाम इस जो अपॉलॉजी का लफ्ज भी जो है वो टाइटल में नहीं लिखा गया, करेक्शन और क्लेरिफिकेशन, अली इमरान का नाम नहीं है, राबिया इमरान का नाम नहीं है, नुसरत बेगम का नाम नहीं है। तो इनके नाम क्यों मौजूद नहीं है, और फिर ये कहां पर स्टैंड करते हैं? तो मेरा ख्याल ये है कि डेली मेल के ऊपर जिस तरह से कहा जा रहा था कि इनकी जीत हुई है, जीत शीत इनकी कोई नहीं हुई है, बल्कि ये केस जो है आउट ऑफ द कोर्ट जो है वो भी खत्म हो गया। हाशमी साहब, हमें यह भी बताएं कि डेविड रोज जिन्होंने ये स्टोरी की थी, क्या अब भी वो इसी आउटलेट के साथ काम कर रहे हैं? और अगर वो इस आउटलेट के साथ काम नहीं कर रहे, यानी अगर वो डेली मेल के साथ काम नहीं कर रहे, तो क्या यह वजह भी हो सकती है कि डेली मेल ने इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है इसकी? क्योंकि जाहिर है कि अब डेविड रोज की जो स्टोरी है उसकी ऑनरशिप लेने के लिए उनको ये जो लीगल बैटल है इसकी कॉस्ट अदा करने के लिए शायद वो समझ रहे हो कि हमें इसकी कॉस्ट अदा नहीं करनी चाहिए, अगरचे वो मुतमईन भी हो कि हम ये केस जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि वो ये समझते हो कि हमें ये लीगल कॉस्ट जो है ये पे नहीं करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, जो मैं आपका सवाल समझ पाया हूं ना, कि शायद डेली मेल, डेविड रोज चूंकि अब डेली मेल ऑन संडे डेली मेल के साथ मुंसलिक नहीं है, तो अब उन्होंने ये तसव्वुर किया हो कि यार अब इस स्टोरी की जो ऑनरशिप है, गो के ये अखबार की अपनी थी, हमें इसे आगे चलाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही थी। देखें, कॉस्ट हर हाल में जो है मैटर करती है, और इस बात को कंसिडर किया गया। यह केस मेल और संडे के खिलाफ था, डेविड रोज के खिलाफ नहीं था। आज मेरी डेविड रोज से बड़ी तफसील के साथ बात भी हुई, और कॉस्ट जो फैक्टर था वो यकीनन एक इंतहाई अहम है, क्योंकि मुझे इजाजत नहीं है, कुछ बातें उन्होंने मुझे ऐसी बताई हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कंफर्म कर रहा हूं कि कॉस्ट एक इंतहाई अहम मैटर है। देखिए, 1 मिलियन से 2.5 मिलियन पे चला जाता है मामला। फिर आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपका केस शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, नैब कवानीन में किस तरह तब्दीली की गई, पाकिस्तान के अंदर नैब का क्या हाल कर दिया गया, और यह भी आप याद रखें कि पाकिस्तान में नैब कवानीन तब्दील जहां पर किए गए राय साहब, वहां पर विटनेसेस का क्या हाल हुआ। 100 के करीब विटनेसेस थे, उन विटनेसेस का क्या बना, बाकी केसेस के अंदर विटनेसेस का क्या बना, कहां पर मौजूद हैं वो आफ्ताब साहब जिनका जिक्र हम बार बार करते रहे। तो जिनकी हुकूमत है, जो लोग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, शायद इनके लिए पाकिस्तान में जाकर जो एविडेंसेस हैं उनको दोबारा
रिकॉर्ड पर लाना, क्योंकि आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जो पेपर्स अदालत में पेश किए जाते हैं ना राय साहब, वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल उन्हें रिसीव किया जाए, अटेस्टेड कॉपीज हो। तो ये मामला इतना आसान नहीं था, इसलिए मजीद इसका आगे बढ़ना था और मजीद ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, मजीद इसमें पैसा खर्च होना था। तो एक बुनियादी वजह हो सकती है, लेकिन यह भी हमें याद रखना चाहिए कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है जिनकी बुनियाद पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई। मेरी बात हुई है वुकला से, तो वो ये कहते हैं कि ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, दो पार्टीज के अलावा किसी को कुछ मालूम नहीं है कि किन शराइत के ऊपर इस केस का मुकम्मका जो है वो कर लिया गया अदालत से बाहर, और किन शराइत के ऊपर यह तय किया गया कि हम इस नुक्ते पर एक करेक्शन जो है वो अखबार में छापेंगे और फिर इस आर्टिकल को जो उतार लिया जाएगा। लेकिन मेरा जो सवाल राय साहब यहां पर यह है, और जो मैं शरीफ खानदान के लिए भी करता हूं, कि अगर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हो गए तो फिर आप राबिया इमरान का नाम क्यों नहीं लेते? इसका मतलब यह हुआ कि राबिया इमरान ने तो कभी केस ही नहीं किया था इस पूरे मामले में, उनका नाम है इसके अंदर, एविडेंसेस मौजूद हैं कि एविडेंस के मुताबिक पैसे आए, नुसरत बेगम का नाम मौजूद है और पैसे उनके अकाउंट में आए, तो उन लोगों ने केस क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह हुआ कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने ना ही कोई केस किया, ना कोई इसका दिफा किया, ना ही कोई रिप्लाई आया, तो पैसा जो है, जो एविडेंस है, वो उसके मुताबिक इनके अकाउंट में गए और इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरी बड़ी डिटेल के साथ वकीलों से बात हुई और मैंने उनसे ये सवाल किया कि इसका अब ये केस कहां पर स्टैंड करता है और आप क्या अपने एविडेंस से पीछे हट रहे हैं? तो मुझे एक जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इरफान, वी हैव द रिकॉर्ड कि बैंक ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं, हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शंस की बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर आप उसे कैसे झुटलाएंगे? तो अली इमरान, राबिया इमरान, नुसरत बेगम, ये बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं इस खानदान के, इनको ये साबित करना पड़ेगा, तो उनके हवाले से तो कोई चीज नहीं हुई। तो हम ये हम समझ लें कि आज ये जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हुई है, इसके बाद वो खानदान के, शरीफ फैमिली के बाकी लोग जिनके ऊपर इल्जाम था वो सच साबित हुआ। मेरा ये ख्याल है कि आर्टिकल बेशक आप हटा दें, लेकिन अगर कोई, राय साहब ये बड़ी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज इस आर्टिकल को इस फैमिली के हवाले से शहबाज शरीफ को माइनस करके अगर छापा जाए ना किसी भी अखबार के अंदर, तो शायद इनके पास ये सबूत और इनका दिफा करने का जो राइट है वो तो होगा, लेकिन ये दिफा कर नहीं पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अली इमरान और बाकी फैमिली के जो लोग हैं उनके हवाले से भी। अच्छा, इस केस में जो शहबाज शरीफ पर जो जुर्माना आयद हुआ था इसी केस में, अब उस जुर्माने का स्टेटस क्या है ये बताएं। देखिए राय साहब, जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा। आपने स्टे मांगा कि इसको रोक दिया जाए, कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और दरखास्त आपने डाली थी, चिट्ठी आपने डाली अदालत के अंदर, आपने बाद में बेशक उसे वापस ले लिया, लेकिन अदालत में डेली मेल के वकील ये कहते हैं कि हमने वकला को जो फीस है, जो प्रेपरेशन पे हमारा वक्त खर्च हुआ, हमारा जो मीटर चल रहा था, उसके पैसे बने, लिहाजा आपको अदा करने पड़ेंगे। तो वो आपको पैसे नहीं छोड़ेंगे, वो आपका लीगल कॉस्ट कहें, जुर्माना कहें, डैमेजेस कहें, हर्जाना कहें, जो मर्जी आप उसे कहें, वो आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है इस केस के हवाले से, और ये मैं ये समझता हूं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट हुई है उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि ये जो तमाम ट्रांजैक्शंस जिनके मुतल्लिक अब डेली मेल ये कह रहा है कि इसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद थे, अगर ये केस इसी तरह चलता और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ना होती तो ये ट्रांजैक्शन, जाहिर है ये पूरा रिकॉर्ड फिर अदालत में जाता और फिर इन रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक, इन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स के मुतल्लिक शरीफ खानदान से सवाल भी होते कि आपके बैरून ममालिक में ये जो अकाउंट्स थे, इनके अंदर ये ट्रांजैक्शंस कैसे होती रहीं, और उन ट्रांजैक्शंस के जरिए जो इनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर करप्शन के चार्जेस हैं, इनका कलेक्शन निकल सकता था। तो ये जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी बैरून ममालिक में, वो हमें मुख्तसरन बताएं कि वो क्या थी। देखिए राय साहब, लंदन, बरतानिया में बर्मिंघम शहर एक है, वहां की एक कंपनी है और उस कंपनी को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया गया। कैश बॉयज थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गुलबर्ग का एक बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है, वहां से वो पैसा उठाते हैं और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फ्रंटमैन्स बहुत सारे स्टोरी के अंदर मौजूद थे। फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनका मालिक जो पार्टनर था वो इसके अंदर वादा माफ गवाह बन जाता है, पाकिस्तान में नैब की तहवील के अंदर था, और
बाकायदा तौर पर लिखा गया। अब मामला यहां पर यह है कि जो नून लीग मौक़िफ़ अपनाती है, नून लीग ये कहती है कि ये सब कुछ शहजाद अकबर ने और इमरान खान ने किया और उन्हें विक्टिमाइज किया गया। अब मसला यहां पर यह है कि अगर ये विक्टिमाइजेशन इनके कहने पर की गई है तो आप बरतानिया की अदालतों पर इन पे केस कर दें कि इनके कहने पर जो यहां का अखबार जो है उसने सब कुछ किया, अदालतें आपके सामने मौजूद हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब कौन देगा? यानी इनके खानदान के अकाउंट्स में जो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इनकी आमदन क्या है और इक्तदार से पहले आमदन क्या थी, इक्तदार के बाद आमदन क्या है, और घर के अफराद के अकाउंट्स को क्यों इस्तेमाल किया गया? मैं तो राय साहब इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह कह रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ को इसमें से माइनस कर दें, इस पूरी स्टोरी में से, इस स्टोरी को दोबारा छापा जाए, दोबारा रीराइट किया जाए, और फिर हम देखेंगे कि ये सबूत जो है वो किस तरह से सामने लेकर आते हैं, किस तरह से खानदान का जो है वो डिफेंड किया जा सकता है। क्योंकि इनका मौकिफ ये था कि जो डेली मेल ने लिखा कि शहबाज शरीफ चूंकि वज़ीर आला थे, इक्तदार में थे, तो उन्होंने अपना असर रसूख जो है इस्तेमाल किया, और उनका दामाद भी है, तो इससे एक कनेक्शन जो है वो बिल्डअप किया जा रहा था। अब चलें, शहबाज शरीफ को अगर हम माइनस पीस केस में से कर दें, दुनिया की कोई ताकत इनको सुरखरू नहीं कर सकती। चूंकि राया साहब, आपके अकाउंट में 10,000 पाउंड आए ना तो आपसे सवाल किया जाएगा, मेरे अकाउंट में 5,000 पाउंड आए तो मुझसे पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन डालता रहा और मैं खामोश हो जाऊं। इसको इंतहाई टेक्निकल ग्राउंड से जो है, वकीलों का काम यही होता है कि आप दुनिया की सबसे महंगी तरीन कार्टर एंड रक फर्म को आपने इसलिए नहीं एंगेज किया था। और मैं आपको एक और भी बात बताऊं राय साहब, 1 मिलियन पाउंड का मतलब है कि पाकिस्तानी कितने पैसे बन जाते हैं। 1 लाख पाउंड का मतलब यह हुआ कोई 2.5 करोड़, और 10 लाख पाउंड का मतलब यह हुआ कोई 13-14 करोड़ आपके बन जाएंगे। तो इस खानदान के लिए 13-14 करोड़ खर्च करके, हालांकि इतने खर्च नहीं हुए होंगे, अगर वो पॉलिटिकली अपने आप को दोबारा जिंदा कर लें अवाम के दरमियान जाने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि ये सौदा घाटे का नहीं है। और दूसरी बात आपको यह भी याद रखनी चाहिए राय साहब कि जब शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज बाहर आया था ना, तो उन दिनों उन्होंने केस किया था बरतानिया में, तो पहला जुमला उसने क्या कहा था कि आज हमने डेली मेल को अदालत में ले गए। यानी पॉलिटिकली एक माइलेज हासिल करने के लिए सब कुछ किया गया है। लेकिन अगर ये एविडेंसेस चलते आगे केस बढ़ता तो राबिया इमरान, अली इमरान और खानदान के जो बाकी लोग हैं उनके लिए इसका दिफा करना मेरा ख्याल है कि नामुमकिन हो जाता। अच्छा राय साहब, एक तो खान साहब ने जो जनरल बाजवा के हवाले से हमने खबर अपने इस प्लेटफॉर्म से ब्रेक की थी, उसके हवाले से एक रिएक्शन आया और उन्होंने तस्दीक भी की है इस खबर की, जो दावे किए जा रहे थे। और फिर खान साहब ने मजीद क्या कहा है, मैं कुछ चीजें रख देता हूं प्रोग्राम में। खान साहब ये कहते हैं कि सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। नैब पहले भी इस्टेब्लिशमेंट के मातहत थी, सिर्फ कमजोरों पर हाथ डालती रही। और फिर उन्होंने ये भी कहा, ये बड़ी जो हमारी खबर है उसका ये हिस्सा है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है। हमने ये खबर जो है वो ठीक 36 घंटे पहले दे दी थी। इसमें ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा, नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसियों को लेकर नहीं चलना चाहिए, और जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने का कभी नहीं सोचा था। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन पर हमले का मंसूबा 2.5 माह पहले बनाया गया, प्लानिंग के जरिए ऑडियो रिलीज की गई। जब वो इक्तदार में आए तो हर किस्म का माफिया था, मगर वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। माशरा उस वक्त तक तगड़ा नहीं होता जब तक इंसाफ ना हो। परवेज इलाही ने मुझ पर मुकम्मल एतमाद किया, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करेंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, आप जाकर तैयारी करें, क्योंकि उनकी अरकान कुछ जो असम्बली है उनसे मुलाकात भी हुई। राय साहब, एक तो खबर की तस्दीक भी हो गई और नए आर्मी चीफ के लिए एक पैगाम भी है, कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है। लेकिन ये जो दावा किया गया मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपने सुनने वालों के सामने ये खबर रखी थी कि दावे किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को एक्टिव किया गया है इमरान खान के हवाले से, और एक खास किस्म का जो है वो बयानिया बनाया जा रहा है। लेकिन खान साहब ने ये जो दावा था इसकी मुकम्मल तौर पर जो है इसे एक झूठा करार दिया। देखिए आशिफ साहब, एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2-3 नए दावे किए हैं। ये तीनों दावे अवाम के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं और फिर 2 तल्ख हकाइक भी बयान करेंगे। एक तो आशमी साहब,
मुझे पीटीआई के टॉप सोर्सेज ने यह भी बताया है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये जिस तरह से मुख्तलिफ हलकों में, मुख्तलिफ इदारों में और आला तरीन शख्सियात के पास हमारे प्रोग्राम के क्लिप्स जाते हैं और हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जाती है, ऐसे इमरान खान साहब के पास भी हमारे इस प्रोग्राम के क्लिप्स जाते हैं और हमारे इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जाती है। तो इसी वजह से हमने इस प्लेटफॉर्म पर जो खबर दी थी उस पर फिर इमरान खान साहब ने तस्दीक करते हुए रिएक्ट किया। यानी ये बात इमरान खान साहब तक भी पहुंची कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या मौकफ अपनाया था इमरान खान साहब के मुतल्लिक, और फिर इमरान खान साहब ने अपना मौकफ दिया। अब हाशमी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी जराए से, या आप ये कह सकते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा की अपनी तरफ से ही 2-3 और दावे किए गए हैं। इनमें से एक दावा तो यह किया गया है जो कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के मुतल्लिक है। अब इस दावे में जनरल कमर जावेद बाजवा के जो करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई तो इसके हवाले से ARY के जो मालिक हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को सबसे पहले कॉल की थी और जनरल कमर जावेद बाजवा को सबसे पहले कॉल करके अरशद शरीफ साहब की शहादत के हवाले से आगाह किया था। इसी तरह इस दावे में यह भी कहा गया कि यह कॉल कोई रात को 12:50 के बाद आई थी। यानी जिस रात को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया उस रात 12:50 के बाद सलमान इकबाल साहब की कॉल जनरल बाजवा के दावे के मुताबिक और उनके करीबी जराए के दावे के मुताबिक जनरल बाजवा को आई थी। अब हाशमी साहब, सलमान इकबाल साहब के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं और इस्लामाबाद में बैठे हुए साफी भी जानते हैं कि उन्होंने अपनी जानिब से अरशद शरीफ साहब की बड़ी मदद की कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से एक सेफ एग्जिट मिल जाए और उनकी फैमिली को भी उन्होंने मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। और खुद इस वक्त उनकी फैमिली ये कहती है, उनका बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट आया है कि सलमान इकबाल साहब ने हमारी बड़ी मदद की। लेकिन बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा यह है कि पहली इत्तला उनको सलमान इकबाल साहब से मिली थी। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा का जो दूसरा दावा है वो ये है कि मैंने इमरान खान साहब को, जो उनका 3.5 साल का टेन्योर था, इसके अंदर सिर्फ 2 शख्सियात को रिकमेंड किया कि इन 2 शख्सियात को आप ओहदे दें और कैबिनेट में शामिल करें। और जनरल कमर जावेद बाजवा इन दोनों शख्सियात का नाम भी बताते हैं अपने जराए से और यह कहते हैं कि एक तो मुईद यूसुफ को, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे, उनको मैंने रिकमेंड किया था कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, और इसी तरह फिर ब्रिगेडियर एजाज शाह को वजीर दाखिला बनने के लिए यह मेरी रिकमेंडेशन थी। और वो ये दावा भी करते हैं कि ये जो तैनातियां थी ये रियासती मफाद से जुड़ी हुई थी। ये अगेन जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है। अब हाशमी साहब, मुईद यूसुफ को जब लगाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी, क्योंकि मुईद यूसुफ जाहिर है कि बहुत अरसा तक अमेरिका में मुकीम रहे, बहुत अरसा अमेरिका में मुकीम रहे, अमेरिकी थिंक टैंक्स के लिए काम करते रहे। और मुईद यूसुफ साहब जो हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे ये था कि वो अमूमन उनके मुतालिक तासुर ये था कि वो पाक फौज के हवाले से कोई बहुत पॉजिटिव किस्म के कमेंट्स गैर मुल्की चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए नहीं करते थे। उनका जो थिंक टैंक था उस हवाले से भी पाक फौज के मुतालिक और रियासत पाकिस्तान के मुतालिक कोई बहुत पॉजिटिव, आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान की प्रोजेक्शन नहीं होती थी। इसी वजह से मुईद यूसुफ के खिलाफ एक सेंटिमेंट पाया जाता था जब उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। बहरहाल अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है उनके अपने करीबी जराए के मौकफ से कि ये सिर्फ 2 शख्सियात थी जिनको मैंने रिकमेंड किया था, और एजाज शाह को रिकमेंड करने की वजह यह थी कि उनका पीछे एक इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड भी था। अब उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा एक तो अरशद शरीफ साहब के हवाले से यह दावा करने के बाद, और 2 शख्सियात का दावा इसलिए उन्होंने किया कि यह तासुर दिया जा सके कि उन्होंने कोई अलीम खान को हटवाने के लिए जोर नहीं लगाया था या कोई हुकूमत के अंदर ज्यादा तब्दीलियां करवाने के लिए कोई ज्यादा जोर नहीं लगाया था। अब उसके बाद एक और मौकफ जो जराए से सामने लाया गया है वो जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक है। यानी वो वक्त जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये इतला फैली कि उन्होंने वफाकी काबीना के हंगामी इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया
और हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में सहाफत करता हूं और मेरी पूरी टीम इन वाकयात की कवरेज कर रही थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद में ये इत्तला ऐसी थी कि इसका बड़ा जोर था और किसी जगह से इसकी तरदीद नहीं आ रही थी। अब एक तरफ तो जनरल कमर जावेद बाजवा ये कहते हैं कि मैंने आजम खान को, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको कॉल करके ये कह दिया था कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं अगर इमरान खान साहब मेरी बात नहीं मानते जनरल फैज हमीद के हवाले से, और अगर वो DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से मेरी बात नहीं मानते तो मैं इस्तीफा पेश करना चाहता हूं। लेकिन दूसरी जानिब जब जनरल कमर जावेद बाजवा की बरतरफी की खबर फैली तो उस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट आधी रात को खुल गई। अब जनरल बाजवा का यह मौकफ सामने आया है कि मुझे नहीं मालूम कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट उस रात को क्यों खुली थी, यह मुझे नहीं मालूम। यह जनरल कमर जावेद बाजवा का मौकफ सामने आया है। और इस तरह का भी एक आप कह लें मौकफ सामने आया है कि इमरान खान साहब ने, जब मेरे साथ उनका एक वर्किंग रिलेशनशिप था, तो उस दौरान कई ऐसे आप ये कह लें कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मौकफ के मुताबिक कई ऐसे मामलात थे जहां पे इमरान खान साहब ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। लेकिन हाशमी साहब, अब इस मामले पर इमरान खान साहब का अगर आप रद्द अमल देखें तो इमरान खान साहब ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में यह बताया कि उन्हें सिविल इंटेलिजेंस जराए से यह मालूमात मिली थी और इसके वाकयाती शहादतें भी मौजूद हैं। जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं उसमें वजन इसलिए है कि उसकी वाकयाती शहादतें भी मौजूद हैं। तो इमरान खान साहब का मौकफ यह है कि मुझे ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी एक सिविल इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से कि जनरल कमर जावेद बाजवा के नून लीग से राब्ते हैं, और फिर जब मुझे ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली उसके बाद ही नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से यू टर्न लेते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत का ऐलान कर दिया। और इस पर पूरा पाकिस्तान भी हैरान था। मुझे खुद मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ऐसे वजीर, जो कि आप ये कह लें कि शहबाज शरीफ के पहले बहुत करीब थे, फिर बाद में मियां नवाज शरीफ के करीब हो गए, उन्होंने कहा कि मैंने सवाल किया था मियां नवाज शरीफ से कि ये जो आप जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है? इससे तो हमारा पूरा बयानिया मर जाएगा, हमें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त मुझे खामोश करवा दिया था। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त भी पसे पर्दा कोई डील चल रही थी, वरना मियां नवाज शरीफ इतना बड़ा यू टर्न क्यों लेते? तो बहरहाल अब जनरल कमर जावेद बाजवा मुख्तलिफ जराए से इस तरह की खबरें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अहम तरीन पॉइंट है हाशमी साहब, वो ये है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा के पास इस तरह की खबरें फैलाने के लिए रियासती वसाइल भी दस्तयाब थे, उनके पास ISPR का फोरम भी था, और इसी तरह ISPR का जिस तरह से बाकी सोशल मीडिया सेल्स हैं बाकी जमातों के, तो एक ISPR का भी सोशल मीडिया सेल है। तो उस वक्त तो वो इमरान खान साहब अगर कुछ गलत बात कर रहे थे तो उसको काउंटर करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन हाशमी साहब, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे तब भी उनके बयानिए पर पाकिस्तानी कौम ने यकीन नहीं किया। पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर यकीन किया, क्योंकि इमरान खान साहब के बयानिए की हमायत में और उसको सच्चा साबित करने के लिए वाकयाती शहादतें मौजूद थीं। फिर खान साहब ने यह कहा कि मेरे पास कम से कम 2 इत्तेहादी ऐसे थे जिन्होंने मुझे बताया कि हम मजबूर हैं आपके खिलाफ वोट देने के लिए, क्योंकि बजाहिर तो फौज ये कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमें यह पैगामात दिए जा रहे हैं कि आप PDM की जानिब चले जाएं। अब एक और खबर लॉन्च करवाई गई है, और वो खबर यह लॉन्च करवाई गई हाशमी साहब कि MQM ने भी जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन किया था और उनसे पूछा था कि हम किस जानिब जाएं। तो MQM को जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आपकी मर्जी है, आप जिधर मर्जी चले जाएं। इतने बोले बादशाह जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त बने हुए थे। यानी अगर आप कहते हैं कि हमने 1.5 साल पहले, ये फेब 2021 की बात करते हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, कि हमने उस वक्त गैर सियासी होने का फैसला सियासत से अलग हो गए। अगर आपने फेब 2021 में यह फैसला कर लिया था और इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था कि फौज गैर सियासी रहेगी, तो फिर हाशमी साहब 1 साल 2 महीने के बाद, 14 माह के बाद, यह किस तरह हो सकता है कि MQM फिर आपसे राब्ता करे और आपसे पूछे कि हमने क्या करना है? चौधरी परवेज इलाही आपसे राब्ता करें और आपसे पूछे कि आपने क्या करना है। इसका मतलब है कि उन 14 माह में आप गैर सियासी नहीं थे। अगर आप गैर सियासी होते, अगर आपने इमरान खान साहब को यह पैगाम पहुंचाया होता, तो इसका मतलब यह है
कि आप इमरान खान साहब के इत्तेहादियों को भी यह पैगाम पहुंचा चुके होते, तो वो क्यों आपको बार बार कॉल कर रहे थे? वो इसी वजह से कॉल कर रहे थे कि वो आपसे कोई डायरेक्टिव्स लेना चाहते थे। उनको पता था कि आप गैर सियासी नहीं हैं। तो इस वजह से हाशमी साहब माई बाप दसो करना की वो ये कह रहे थे। जी हां। और फिर वो जाहिर है कि माई बाप ने जो कुछ बताया एमक्यूएम को, तो एमक्यूएम ने वही किया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वही किया। फिर ये एक कवर अप के लिए, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही ने भी आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी वक्त में जब इमरान खान साहब ने उनको वजारत आला की ऑफर की, तो उस वक्त उन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ अपनी डील तोड़ी थी, वरना परवेज इलाही भी इनके साथ मिल गए थे। और चौधरी शुजात हुसैन भी आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने पीडीएम की हमायत करके, तारिक बशीर चीमा ने पीडीएम की हमायत करके, और ये तारिक बशीर चीमा तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर इमरान खान साहब को अजीम लीडर करार देते थे और पीडीएम को करप्ट तरीन जमात करार देते थे। तो ये कोई ना कोई तो हाशमी साहब पीछे कोई करिश्माती छड़ी चल रही थी, जिसने इन मुख्तलिफ नजरियात के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को करप्ट करार देते थे, लुटेरा चोर करार देते थे। इनको इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठा कर दिया। तो जनरल कमर जावेद बाजवा अब जो जराए से इस तरह की खबरें सामने ला रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब की मकबूलियत पर, क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत उस वक्त कम नहीं की जा सकी जब जनरल कमर जावेद बाजवा हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, ये आज का दो टूक था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।